हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमर फारूकी की बुक सोशल फॉर्मेशन के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है कांस्य युग से लौह युग तक अनातोलिया और यूनान। तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता लग रहा है, इसमें हम लोग कांस्य युग से लौह युग में संक्रमण के बारे में जानेंगे और अनातोलिया और यूनान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे, मतलब कि इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी जो ज्योग्राफी थी वो क्या थी उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में हम इसके शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, राज्य तथा राजवंश की बात करेंगे, धर्म तथा समाज की बात करेंगे, और इसको लेकर के एक डिबेट भी है इस चैप्टर को लेके, उसके बारे में हम जानेंगे। और कांस्य युग के बारे में जानेंगे, अंधकार युग के बारे में जानेंगे, और जो लौह प्रौद्योगिकी है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज मैंने इस चैप्टर के इसमें हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। तो चलो इस चैप्टर की हम थोड़ी सी भूमिका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अनातोलिया, यूनान और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कुछ अन्य हिस्सों में अनेक कांस्य युगीन संस्कृतियाँ उभरी, और ये जो संस्कृतियां हैं ये 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में उभरी, यानी कि कांस्य युग यहाँ पे आने लगा था 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में। इन क्षेत्रों के समाज का विकास इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये सभ्यता में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो समाजों में विकास जो था एकदम से हो गया और सभ्यता में वो प्रवेश कर गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंतरिक परिवर्तन जो था वो यहाँ पे लंबे समय से चल रहा था अनातोलिया और पूर्वी भूमध्य सागरीय समाजों में। इस क्षेत्र में व्यापार का एक व्यापक संजाल स्थापित हो गया था और उसमें अनेक समुदाय थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था व्यापार करने के लिए। यहाँ पे देखो 2500 ईसा पूर्व के बाद में, यानी तीसरी शताब्दी में हलचल और विस्थापन था, यानी कि हलचल हो रही थी वहाँ पे, विस्थापन हो रहा था। उनमें से एक समूह था जो हिंद यूरोपीय समूह भी था। तो यहाँ पे देखो जो कबीले थे, जो समुदाय थे जिनमें हलचल हो रही थी, जिनमें विस्थापन हो रहा था, तो विशेषज्ञों ने उन समूहों को उनकी भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया है। उन कबीलों की जो भाषाओं को है वो मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया, एक हिंदी यूरोपीय समूह और दूसरा सामी समूह। और कुछ यहाँ पे ऐसे समूह भी थे जो इनमें से किसी भी खाने में नहीं रखे गए थे, यानी कि ना ही वो हिंद यूरोपीय में थे ना ही सामी समूह में थे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं सामी समूह के बारे में। कबीलों में जो सबसे प्रमुख है वो आमोरी कबीला था, और आमोरी कबीला जो है वो सीरिया में स्थित है, और यही कबीला था जिसने मेसोपोटामिया में बेबीलोनियाई साम्राज्य की स्थापना करने में योगदान दिया था। और बाद में सीरिया और फ़लस्तीन का कनानी कबीला था, वो भी सामी समूह में प्रमुख बन गया था। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं हिंद यूरोपीय समूह के बारे में। तो हिंद यूरोपीय समुदायों में हिंद आर्याई, नेसियाई, यूनानी और मित्तानी भी शामिल थे। ये कुछ समुदाय हैं जो इस समूह में शामिल थे। तो जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया कि कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्हें ना ही सामी में रखा गया था ना ही हिंद यूरोपीय में रखा गया था। तो हुरियाई नामक एक ऐसा ही समूह था जो उत्तर इराक और सीरिया में बसा हुआ था। हिंद यूरोपीय या सामी के साथ उनकी भाषा में कोई समानता नहीं थी। हुरियाई समूह के अंतर्गत मित्तानी भी था। करीब 1500 ईसा पूर्व तक मित्तानी हुरियाइयों के बीच एक कुलीन वर्ग के रूप में उभर गया था, यानी कि जो हुरियाई समूह था इसके अंतर्गत मित्तानी की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है। यहाँ पे ये कुलीन वर्ग के रूप में उभर गया था, यानी कि जो पैसे वाला वर्ग था वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मित्तानी वर्ग था। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति में अगर हम लोग देखेंगे तो अनातोलिया है आज के समय में जो टर्की कंट्री है, जो टर्की, तो इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे तो काला सागर स्थित है, दक्षिण में देखेंगे तो भूमध्य सागर है, और पूरब में इसके ईरान, इराक है, और अगर हम लोग पश्चिम में देखेंगे तो इजीनियन सागर है। और इजीनियन सागर के ही यहाँ पे एक द्वीप है जिसको हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे मेंशन भी है ग्रीस, ये है यूनान। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अनातोलिया का मैप अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं, आप आज के टाइम पे गूगल पे जाइए, वहाँ पे डायरेक्ट टर्की सर्च करेंगे तो आप लोग वहाँ पे समझ जाएंगे कि ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसका कैसा एरिया था और कहाँ पे ये जो अनातोलिया है वो स्थित था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके शहरी क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो सबसे पहले खाद्य उत्पादन की जो शुरुआत है वो हमें दक्षिण अनातोलिया में देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम देखें तो पहले अनातोलियाई जो कांस्ययुगीन शहरी केंद्र के साक्ष्य हैं वो इजीनियन तट पर प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक जगह है जिसका नाम है हिसार लेक, वहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सबसे पहले कांस्ययुगीन शहरी क्षेत्र के जो साक्ष्य हैं वो हमें ज़रूर इजीनियन तट के हिसार लेक से मिल रहे हैं, लेकिन जो खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले दक्षिण अनातोलिया में हुई थी। हिसार लेक जो है यहाँ पे एक प्रसिद्ध ट्राय शहर का स्थल था। ट्राय की प्रारंभिक किलाबंद बस्ती ट्राई 1 3000 और 2500 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली। ट्राई 1 हो गया 3000 से 2500 ईसा पूर्व, और ट्राई 2 हो गया 2500 से
2200 ईसा पूर्व। ट्राई 1 में यानी कि 3000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे जो बस्तियाँ थी वो किलाबंद हो चुकी थी। कांस्य युगीन बस्तियाँ मध्य अनातोलिया में अलीसार और अलाका हुयुक में भी पाई गईं। यानी कि जो कांस्य युगीन बस्तियाँ हैं वो मध्य अनातोलिया में भी थी। और ट्राई 1 के बाद में एक और ज़्यादा विकसित बस्ती यानी ट्राई 2 पूर्व के बीच में फली फूली। उस वक्त तक सामाजिक स्तरीकरण पूरी तरह तक हो चुका था। उत्कृष्ट स्वर्णाभूषण और कांसे के हथियार वहाँ एक धनी शासक वर्ग के पास में थे। पश्चिम एशिया और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ ट्राई के व्यापारिक संबंध थे। करीब 2500 ईसा पूर्व तक मध्य अनातोलिया में भी एक कांस्य युगीन सभ्यता विकसित हुई। यानी पश्चिम एशिया और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच में यहाँ पे व्यापार भी हो रहा था। और करीब देखेंगे तो हम 2500 ईसा पूर्व तक कांस्य युगीन सभ्यता थी वो विकसित हो रही थी। अनातोलिया में एक ऐसा समुदाय बसा जिसे इतिहास में हत्ती के नाम से जाना जाता था। संभवतः वे यहीं के निवासी थे। हत्ती के मध्य सभ्यता की नींव डाली। यहाँ पे जो हत्ती सभ्यता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों जगह जो थी यहाँ पे तांबे की बहुत ज़्यादा कमी थी। उन्हें तांबे के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। अनातोलिया में लेकिन यहाँ पे तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था। साथ ही यहाँ पे सोना चांदी इसके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे विशाल भंडार मौजूद थे। धातु की प्राप्ति के लिए मध्य अनातोलिया में सौदागरों की बस्तियाँ पाते हैं हम। ऐसी ही एक बस्ती तौरस पर्वत के उत्तर कानेश में भी थी जहाँ मेसोपोटामिया करते थे। तो जो यहाँ पे जो व्यापार हो रहा था वो तौरस पर्वत के उत्तर में जो कानेश नाम की एक जगह है वहाँ पे हो रहा था सबसे ज़्यादा व्यापार। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके राज्य तथा राजवंश के बारे में। हिंद यूरोपीय भाषाई परिवार की मातृभूमि पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इन हिंद यूरोपीय कबीलों में से एक नेसियाई हत्ती समुदाय की भूमि पर बस गए। यहाँ पे देखो आप लोग हत्ती और हित्ती में कंफ्यूज मत होना। हत्ती समुदाय था वो यहीं के निवासी थे और इन्होंने क्या किया था यहाँ पे धीरे धीरे सभ्यता की नींव डाली थी। लेकिन जो नेसियाई लोग थे, हित्ती समुदाय के जो लोग थे, ये यहाँ के लिए भारी थे। इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे आए, अनातोलिया में आए और यहाँ पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ पे कब्जा जमाने के बाद में अपना एक नया समुदाय यहाँ पे स्थापित कर दिया। और नेसियाई जो लोग थे इन्होंने जल्द ही अपना राजनीतिक वर्चस्व भी यहाँ पे स्थापित कर लिया। उसी के साथ उन्होंने हत्ती सभ्यता के अनेक तत्व भी अपना लिए। मतलब कि इन्होंने ऐसा नहीं था कि इन्होंने आए हैं और यहाँ पे अपना नया नियम कानून लेकर के आ गए। इन्होंने कुछ जो तत्व थे, कुछ जो चीज़ें थी वो हत्ती सभ्यता की जो थी वो इन्होंने अपना ली थी। तो यहाँ पे जब नेसियाई लोगों ने हत्ती समुदाय के ऊपर जब कब्जा कर लिया तो इसके बाद में इन्होंने अपनी सभ्यता वहाँ पे स्थापित की और उस सभ्यता को हित्ती सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। इसके अवशेषों में कई हजार लिखित हमारे पास ग्रंथ मौजूद हैं जो मुख्यतः मिट्टी की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण है। मतलब कि मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो लिखे हुए हमें इसके कुछ लिखित ग्रंथ भी मिलते हैं। हित्ती सरदारों ने 1800 ईसा पूर्व के बाद में अनातोलिया में अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। मेसोपोटामिया पर भी इन्होंने हमला किया और लूटपाट की। उनके आक्रमण के कारण ही बेबीलोनियाई साम्राज्य का विनाश हो गया करीब 1800 ईसा पूर्व के बाद में। यानी कि जब इन्होंने अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाना स्टार्ट किया था 1800 ईसा पूर्व में, तो इन्होंने यहाँ पे बेबीलोनिया यानी मेसोपोटामिया पर भी यहाँ पे हमला किया और उनके जो साम्राज्य था उसका पूरा विनाश कर दिया। और 1500 ईसा पूर्व के बाद हित्ती राजवंश ने अनातोलिया के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया और राज करना वहाँ पे शुरू कर दिया। इस राजवंश का जो संस्थापक था वो तुधालियास द्वितीय था। तुधालियास के उत्तराधिकारियों में से एक जो था सुपीलू ल्यूमास प्रथम, ये जो था यहाँ पे एक शक्तिशाली हित्ती साम्राज्य यहाँ पे स्थापित करता है और इसने उत्तर सीरिया को हित्ती साम्राज्य में मिला लिया और हुरियाइयों को भी अधीन कर लिया। उसके शासनकाल में हित्ती एक ज़बरदस्त शक्ति बन चुका था। यानी कि इसने अपने साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया था। इसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था मुर्सिलिस द्वितीय और इसने विजय और साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अभियान जारी रखा। यानी कि जो सुपीलू ल्यूमास यहाँ पे जो छोड़ के गया था, इसने इसको और भी ज़्यादा सुधारने के लिए और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अभियान जो था वो जारी रखा। इसके साथ ही इसका जो टकराव है वो मिस्र वासियों के साथ, हित्ती राजा जो था हत्तुसिलिस द्वितीय, इसने मिस्र के साथ में गठबंधन कायम किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मुर्सिलिस द्वितीय जो था इसने तो यहाँ पे टकराव किया, वहाँ से लड़ाई झगड़ा किया मिस्र वासियों के साथ में। लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी था राजा हत्तुसिलिस द्वितीय, इसने क्या किया 1275 से 1250 ईसा पूर्व के बीच में मिस्र के साथ में गठबंधन कर लिया। मिस्र के 19वें राजवंश के फेरो रामेसस द्वितीय ने हत्तुसिलिम द्वितीय के साथ में नज़दीकी रिश्ता कायम किया
और एक हित्ती राजकुमारी से शादी कर ली। अपना जो रिश्ता था वो उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो हित्ती राजकुमारी थी उसके साथ में उन्होंने शादी भी कर ली थी। हित्ती साम्राज्य जो है उसका 1200 ईसा पूर्व के बाद में पतन हो गया। और पतन क्यों हुआ? क्योंकि उस अनातोलिया पर कुछ कबीलों ने हमला करा। और जो ये अनातोलिया के ऊपर हमला हो रहा था, अगर हम लोग इसके विवरण के बारे में जानेंगे, अगर इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे, तो उन हमलावरों को यहाँ पे जो हमलावर कबीले थे उनको यहाँ पे समुद्र के लोग बताया गया था, यानी कि समुद्र के लोगों ने अनातोलिया पर हमला किया और हित्ती साम्राज्य था उसका पतन कर दिया। प्रारंभिक हित्ती राज्य मूलतः एक कुलीन तंत्री था और राजा अन्य योद्धा सरदारों के साथ सत्ता की साझेदारी करता था। ऐसा कहा जाता है कि शुरू में हित्ती राजा का सत्तारोहण उत्तराधिकारी के वंशगत आधार पर नहीं बल्कि चुनाव से होता था। तो देखो यहाँ पे क्या था कि जो हित्ती साम्राज्य जो था, जो शुरुआत में इसका जो राज्य था, जो सत्ता थी, वो एक कुलीन तंत्र के हाथ में थी और जो राजा होता था वो योद्धा और सरदारों के साथ में अपनी सत्ता की साझेदारी करता था, मतलब सत्ता इनके हाथ में भी थोड़ी देता था यहाँ पे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ उत्तराधिकारी जो था वो वंशगत नहीं होता था, वो चुनाव से यहाँ पे चुना जाता था जो उत्तराधिकारी होता था हित्ती साम्राज्य में। और अगर हम लोग बात करते हैं हत्ती समुदाय के बारे में, हत्ती समुदाय देखिए उसके राजनीतिक ढांचे में उत्तराधिकार जो था वो महिला अनुक्रम में था। इसका मतलब ये था कि जो राजा की बहन होती थी उसके बच्चों को राजगद्दी और उच्च पदों का वारिस बनने का यहाँ पे विशेषाधिकार था। राजा की बहन को तवानाना की उपाधि मिलती थी। तवानाना के पास अच्छी खासी शक्ति होती थी। राजा की मृत्यु अगर हो जाती थी तो जो तवानाना की जो संतान होती थी, यानी कि उसके जो बेटे को वहाँ पे राजगद्दी पर बैठने का यहाँ पे पूरा अधिकार होता था, जबकि उसकी बेटी को अब तवानाना की उपाधि और शक्ति प्रदान की जाती थी। यानी कि उसकी बेटी को क्या बना देंगे? तवानाना बना देंगे, और जो उसके बहन का जो बेटा होगा उसको यहाँ पे राजा बना दिया जाएगा। और ये जो रिवाज था, जब यहाँ पे हित्तियों ने यहाँ पे जब अपना राज्य स्थापित कर लिया तो इन्होंने भी ये जो रिवाज था उसको जारी रखा। उत्तराधिकार निर्धारण के अलावा यहाँ पे वह जो तवानाना होती थी वह मुख्य पुजारन भी होती थी। कुछ विशेष रूप से तवानाना के लिए आरक्षित थे, यानी कि जो विशेष जो कुछ कर यानी कि जो टैक्सेस थे वो कुछ तवानाना के लिए ही निर्धारित थे यहाँ पे, और इसी वजह से ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बाद के हित्ती शासक थे इन्होंने इस प्रथा को यहाँ पे समाप्त करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे होने लगा, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगे अंततः। लेकिन जब क्या होता है, सुकुल्लू ल्यूमास का यहाँ पे जब शासन आता है तो इसने क्या करा, तवानाना की जो प्रणाली थी उसको पूरी तरह से बदल दिया। उसने जो क्या करा, अपनी रानी को यहाँ पे तवानाना घोषित कर दिया। वैसे क्या होता था कि जो राजा की बहन होती थी उसको तवानाना की उपाधि है वो मिलती थी, लेकिन इसने क्या किया, अपनी पत्नी को तवानाना बना दिया। इस उपाधि के साथ जुड़ी जो ताकत थी और विशेषाधिकार जो थे उसमें यहाँ पे इन्होंने कमी भी कर दी। उत्तराधिकार का जो अधिकार था अब तवानाना के पास में नहीं रहा, वह राजा के पास में चला गया। उपाधि को राजा की बहन से रानी को हस्तांतरित कर दिए जाने के बावजूद इस उपाधि के साथ कुछ खास धार्मिक जो क्रियाएं थी वो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं धर्म तथा समाज के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि बोगाज कोई एक जगह है, यहाँ पे हमें कुछ अवशेष मिले हैं जो कि हमारे पास जो 200 से भी ज़्यादा हित्ती कानूनों के हैं, यानी कि जो अवशेष हमें मिले हैं उसमें 200 से भी ज़्यादा विभिन्न जो हैं हित्ती कानून लिखे हुए हैं। ये कानून जो हैं वो विवाह, विरासत, अपराधों की सज़ा, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य और आर्थिक मामले जैसे विविध विषयों के संबंध में लिखे हुए हैं। इन कानूनों में जाहिर है कि हित्ती राज में अनातोलिया का सामाजिक जो ढांचा था वो पूरी तरह से वर्गीकृत हो चुका था, यानी वर्गों में बटा हुआ था। गुलामी प्रथा जो थी वो समाज में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी, और मेसोपोटामिया कानून में प्रतिकार का बुनियादी उसूल जो आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एक मेसोपोटामियाई कानून था, ये हित्ती का कानून नहीं है, हित्ती सभ्यता का कानून नहीं है, मेसोपोटामिया का कानून था। तो मेसोपोटामिया में कैसा कानून था कि जो आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे अगर चाकू मार दिया तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई सज़ा दे दी जाएगी, जैसे कि उसे जेल में डाल दिया गया कुछ समय के लिए या जुर्माना लगा दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनका मतलब यही था कि अगर किसी ने किसी को चाकू मारा है तो वो दूसरा बंदा भी आकर के उस बंदे को चाकू मारेगा, ऐसे यहाँ पे सज़ा का इनका प्रावधान था। लेकिन जो हित्ती लोग जो थे, हित्ती सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग इसको नहीं मानते थे। वो अंग भंग करने जैसी सजाएं देने की जगह पर क्या करते थे, जो पीड़ित पक्ष होता था उसकी क्षति पूर्ण करने पर ज़्यादा जोर देते थे। सजा निर्धारण में राज्य का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होता था और विवाद के पक्षों में अपने मामले खुद ही सुलझाने की छूट नहीं थी। हित्ती धर्म में स्थानीय देवी देवताओं के इर्द गिर्द केंद्रित जो थी वो अनेक उपासनाएं थी। उन उपासनाओं में विभिन्न मातृ देवियाँ भी शामिल हैं। पितृसत्तात्मक समाज के उद्भव के साथ अनेक देवी देवताओं को
अधीन कर दी गया। यानी कि इस समय समाज में क्या हो रहा था, जो देवियां थी इनको देवताओं के अधीन ही दिखाया जाता था। तो अनातोलिया के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में से एक जो था यहाँ पे तूफान देवता था, जिसकी विभिन्न रूपों में पूजा होती थी। इस क्षेत्र में सूर्य की उपासना व्यापक थी। सूर्य को कभी देवी और कभी देवता के रूप में भी पेश किया जाता था। यानी कि जो सूर्य जो थे उनको कभी देवी के रूप में पूजा जाता था, कभी देवता के रूप में पूजा जाता था। संरक्षित धर्म मुख्य रूप से तूफान देवता तारू और सूर्य देवी अरुणा की पूजा पर आधारित था। यानी हित्ती जो राज्य था वो तूफान का देवता यानी तारू, सूर्य देवी अरुणा, इन दोनों की पूजा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती थी। हित्ती पौराणिक में अरिना को तारू की पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता था। अरिना को इश्तर के साथ भी चिन्हित किया जाता था। इश्तर ये भी एक यहाँ पे देवता हैं जिनको पूजा जाता था। तो अनातोलिया में जो इश्तर की जो पूजा थी, जो उपासना थी, वो प्रजनन क्षमता, युद्ध और चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई थी। हित्ती धर्म में सांड की उपासना को प्रमुख स्थान प्राप्त था। तो जो हित्ती समुदाय था इसने बहुत पहले ही अपनी भाषा में कीलाक्षर लिपि को अपना लिया था। लेकिन जो यहाँ पे हित्ती शासक वर्ग की जो बोलचाल की भाषा थी वो नेसिया यानी हिंद यूरोपीय भाषा थी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिबेट के बारे में। तो डिबेट में देखिए कई इतिहासकार आएंगे, उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो गॉर्डन चाइल्ड एक इतिहासकार हैं और ये अपना विचार देते हैं कि जो खाद्य उत्पादन, मृदभांड निर्माण, धातु क्रम, शहरी क्रांति इत्यादि जो है वो पहले पश्चिम एशिया और मिस्र में हुई थी। उनके अनुसार जो है वो यूरोप में नवपाषाण और कांस्य युग में विकास के क्षेत्र में आमतौर पर पिछड़ा रहा था। यानी कि जो यूरोप था वो नवपाषाण कांस्य युग का जो विकास हो रहा था उसमें पिछड़ा रहा था। यानी कि जो नवपाषाण और कांस्य युग था वो पहले पश्चिम एशिया में आया और मिस्र में आया, उसके बाद ये यूरोप में गया है। तो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो ये अनातोलिया है, ये एशिया का पार्ट हो गया, इधर ये हमारा पूरा यूरोप है। तो यहाँ पे ये कहना ये चाहते हैं कि जो ये वाला एरिया था अनातोलिया का, और यहाँ पे जो पश्चिम, क्योंकि पश्चिम एशिया में ही अनातोलिया पड़ता है, उसके बाद में इधर हमारा यूरोप आ जाता है पूरा। ये यही कहना चाहते हैं कि पहले जो यहाँ पे जो नवपाषाण और कांस्य युग था वो इसी एरिया में आया था, उसके बाद में ये यूरोप में गया है। इजीनियन में नवपाषाण और कांस्य युग पश्चिम एशिया की तुलना में बाद में विकसित हुआ था तथा यूरोप के अन्य भाग में जीवन निर्वाह की ये शैलियाँ और भी बाद में पहुँची। तो इनका कहना ये है कि पहले पश्चिम एशिया में ये आया, उसके बाद में यहाँ पे देखो कहीं पे यहाँ पे ये इजीनियन सागर आता है, उसके बाद में इजीनियन सागर में ये पहुँचा नवपाषाण और कांस्य युग, उसके बाद में ये यूरोप में प्रवेश कर गया। चाइल्ड के इस मॉडल को विसरणवादी करार दिया जाता है। उन्हें एक उदार विसरणवादी के रूप में माना जाता है क्योंकि यह स्थानीय संस्कृतियों के योगदान को नहीं नकारते। ये ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो नवपाषाण कांस्य युग था वो डायरेक्टली यहाँ से इजीनियन में आया और उसके बाद यूरोप में गया। ये कहते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे कुछ कुछ जो संस्कृतियाँ थी वो विकसित हो रही थी कि वो नवपाषाण और कांस्य युग में जाए। चाइल्ड का विसरणवादी जो मॉडल है वो 20वीं सदी के ज़्यादातर हिस्से में यूरोपीय नवपाषाण और कांस्य युगी समाज के अध्ययन में छाया रहा। लेकिन 1970 के दशक में सर्वप्रमुख कालिन रेनाफ्रियू, ये एक इतिहासकार हैं, ये यहाँ पे आते हैं और ये विसरणवादी मॉडल का जो है वो घोर आलोचना करते हैं और ये इन्हें बड़े जोरदार शब्दों में दलीलें देते हैं कि यूरोपीय कृषि और धातु क्रम की स्वतंत्र उत्पत्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आए हैं, अर्थात वे देशज हैं और उन्हें कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। ये यही बताते हैं कि जो जैसा गॉर्डन चाइल्ड ने बताया कि यहाँ से यहाँ आया, पहले इजीनियन में आया, उसके बाद ये यूरोप में पहुँचा है नवपाषाण और कांस्य युग, ये इस चीज़ को बिल्कुल नकार देते हैं। ये कहते हैं कि ये सब कुछ यूरोप में अपने आप ही डेवलप हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया है। ये जो रेनफ्रू की जो दलीलें थी ये एक नए कालानुक्रम की उनकी व्याख्या पर आधारित हैं जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण से उपलब्ध हुआ है। तो ये जो यहाँ पे दलीलें देते हैं वो ये सारी चीज़ें हैं जो ये साक्ष्य के आधार पर बोलते हैं। उनका कहना था कि जो परिशोधित तिथियां हैं वो विसरणवादी व्याख्या का खंडन करती हैं। ये तिथियां उस काल से बहुत पहले की हैं जिसे चाइल्ड और अन्य प्राग इतिहासकारों ने तय किया था। या इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि सन 2000 में, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सन 2000 में यूरोप में यहाँ पे नवपाषाण और कांस्य युग आया, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि सन 2000 में आया। तो रेडियो कार्बन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता है। तो रेडियो कार्बन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। तो जो रेनफ्रू की जो रिसर्च थी, इन्होंने ये रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी थी उसी के आधार पे दी थी और इन्होंने ये चीज़ बताई कि यानी यूरोप में बहुत पहले ही नवपाषाण और कांस्य युग आ चुका था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ। तो गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि यूरोप में जो नवपाषाण और कांस्य युग है वो सन 2000 में आया है।
लेकिन जो रेनफ्री है इन्होंने अपनी दलीलें दी और साक्ष्य प्रस्तुत करे और इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, वो 2000 में नहीं, उससे काफ़ी पहले ही यूरोप में आ चुका है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। रेनफ्री ने कृषि और ताप कर्म के संक्रमण के लिए स्थानांतरण या विसरण की किसी संभावना को खारिज कर दिया। उनके लिए वे मुख्यतः यूरोपीय उत्पत्ति के ही थे। वे ये बताते हैं कि कृषि हो गया या फिर जो ताम्र कर्म हो गया, यानी कि जो तांबा का जो काम होता है, वो सारी चीज़ें हो गई, इसका कोई भी स्थानांतरण नहीं हुआ है, कि उत्पत्ति जो है वो यूरोप में ही हुई थी। इस बहस में एक इतिहासकार हैं एस.जे. डिलायट, ये यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इन्होंने एक बुक प्रकाशित करी थी जिसका नाम था यूनेस्को की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी खंड 1। इसमें इन्होंने बताया कि अनातोलिया से आए प्रवासियों ने यूनान और इजीनियन को अपनाए गए पौधों और पालतू बनाए गए पशुओं के साथ साथ मृदभांडों से भी परिचित कराया। ये ऐसा बताते हैं कि जो अनातोलिया के लोग थे, जब उन्होंने यूनान और इजीनियन में अपना कदम रखा, वहाँ पे जब गए, अनातोलिया के जो पौधे थे या फिर पालतू बनाए गए जो पशु थे वो वहाँ पे लेकर के गए और मृदभांड भी वहाँ पे लेकर के गए थे, और उन्होंने ही यूनान में ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रस्तुत की। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो पौधे वहाँ पे ऐसे उगाए जाने लगे और उसका वहाँ पे अपनी ये दलील देते हैं। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि यूरोप में उगाए गए जो पहले के जो पौधे, गेहूँ और एनकॉर्न और एमर जो प्रजातियाँ जो थी, वो दक्षिण यूरोप में अपने जंगली रूप में पाई ही नहीं जाती हैं। ये बताते हैं कि ये सब यहाँ की खुद जंगली रूप में नहीं पाई जाती हैं, तो ये यहाँ की प्रजाति नहीं है। ये कहते हैं कि उन्हें ज़रूर पश्चिम एशिया से ही यहाँ पे लाया गया है, और कुछ परिवर्तनों के बाद उन्हें यूरोप के विभिन्न हिस्सों के पर्यावरण के अनुरूप अपना लिया गया होगा। मतलब कि ये कहते हैं कि अनातोलिया से पहले पौधे, पशु और जो मृदभांड वगैरह यहाँ पे आए, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप ने उन चीज़ों को यहाँ पे अपना लिया। 1960 और 70 के दशक में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों ने रेनफ्री की विचारों की यहाँ पे पुष्टि कर दिया कि यूरोपीय जो धातु की उत्पत्ति है वो स्वतंत्र रूप से वहीं स्थानीय स्तर पर ही हुई है। तो इसके देखो डिबेट में थोड़ा सा इतना ही अभी हम लोग जानेंगे। थोड़ा अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो इसके लिए आप एक बार, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बुक को रीड कर लो, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा लिखा हुआ है। तो जो जो मेरे को यहाँ पे मेन लगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी आप लोग चाहो तो इसके लिए बुक भी रीड कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेते हो तो ये भी इनफ है, ये भी आप लोग लिख सकते हो अगर एग्जाम में अगर डिबेट के बारे में आता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कांस्य युग के बारे में। तो जो यूरोपीय धातु कर्म की जो परंपरा थी वो स्वतंत्र थी। मानव ने धातु की पहली जो वस्तु गढ़ी, उसका स्रोत प्राकृत तांबा या शुद्ध तांबा था, जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में धरती की सतह पर मिल जाता है। तांबे का जो इस्तेमाल था वो लगभग 6000 ईसा पूर्व में होने लगा था अनातोलिया में। कातल हुई, ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे छोटे मोटे आभूषण बनाने का जो यहाँ पे शुरुआत थी वो 6000 ईसा पूर्व तक हो चुकी थी। कुछ समय बाद तांबे की जो वस्तुएं थी उत्तर इराक और ईरान में भी बनने लगी थी। शुरू में यूगोस्लाविया और बुल्गारिया में धातु की वस्तुएं प्राकृत तांबे को ठंडी अवस्था में चोट करके बनाई जाती थी। जल्दी बाल्कन प्रदेश में तांबे के प्रगलन की शुरुआत हो गई। तो पहले क्या था, जो यूगोस्लाविया था, बुल्गारिया था, यहाँ पे जो धातु की जो वस्तुएं बन रही थी वो क्या होता था कि ठंडे जो तांबा होता था उसको ही ऐसे पीट करके उसको शेप दी जाती थी। लेकिन जब बाल्कन प्रदेश में अगर हम लोग देखते हैं, उसका क्या था, वहाँ पे प्रगलन करके यानी कि उसको पिघाल करके उसको फिर शेप दी जाती थी। ऐसे यहाँ पे प्रौद्योगिकी आ चुकी थी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी बाल्कन प्रदेश में। बाल्कन में मृदभांडों के निर्माण में इस्तेमाल होने उनका इस्तेमाल धातु कर्म में किया जाने लगा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने पिघलाना कैसे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास में मृदभांड को पकाने के लिए पहले से ही भट्टियाँ मौजूद थी। यूनान और इजीनियन में तांबा युग करीब 3500 ईसा पूर्व के बाद में विकसित हुआ। 3000 ईसा पूर्व के कुछ समय बाद समूचे बाल्कन, यूनान और पश्चिम एशिया में तांबा में टिन मिश्रित कर कांस्य बनाया जाने लगा। यानी कि जो तांबा होता है उसमें अगर हम टिन को मिला देते हैं उससे ही कांस्य बनने लगता है। और ये सब कुछ जो है वो 3500 ईसा पूर्व में विकसित हो चुका था यूनान में, और 3000 ईसा पूर्व में ये सब कुछ विकसित हो चुका था बाल्कन प्रदेश में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ आ रही होगी। जो मियोवन सभ्यता थी उसको यूरोप की पहली कांस्ययुगीन सभ्यता यहाँ पे कहा जा सकता है, क्योंकि जो सबसे पहली जो शहरी क्रांति का जो पहला चरण था वो मियोवन सभ्यता के साथ में ही शुरू हुआ था। सर आर्थर एवांस के नेतृत्व में हुई खुदाई से वह प्रकाश में आई थी। एवांस ने उस सभ्यता का नामकरण प्रसिद्ध राजा मिनोस पर किया, जो यूनानी पौराणिक क्रीट से जुड़ा हुआ था। यानी कि जो मियोवन सभ्यता है इसका जो नाम है राजा मिनोस के नाम पर रखा गया है। 2000 ईसा पूर्व तक क्रीट में कांस्य युग आ चुका था। उस समय शहरी क्रांति पूरी हो चुकी थी और द्वीप पर अनेक शहर विकसित हो चुके थे, जैसे कि नौसास, फैस्तास और मालिया। ये कुछ शहर थे जो
क्रीट में यहाँ पे विकसित हो चुके थे और यहाँ पे पूरी तरह से शहरी क्रांति आ चुकी थी। मिनोअन के पास बाहरी आक्रमण से प्रभावी रूप से निपटने के लिए पर्याप्त नौसैनिक बल था। उसकी नौसेना समुद्री डाकुओं से हमले को रोकने में भी सक्षम थी। मिनोअन ने वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से लेखन का विकास किया था तथा एक लिपि ईजाद की जिसे लीनियर ए का नाम दिया गया था। क्रीट में एक और भी लिपि इस्तेमाल की जाती थी, उसे लीनियर बी लिपि कहते हैं। करीब 1400 ईसा पूर्व में मिनोअन सभ्यता का अचानक अंत हो गया। मुख्य भूमि यूनान से संचालित हमलों ने मिनोअन सभ्यता के पतन की भूमिका निभाई। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए इनके पास सैनिक सारे हैं, इतनी सारी इनके पास सेना है, समुद्री डाकू से भी ये निपटने के लिए इनके पास नौसैनिक बल है, लेकिन फिर भी क्या होता है, यूनान से कुछ आक्रमण होते हैं मिनोअन सभ्यता के ऊपर और इसका पतन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे होता ये है, जब क्रीट में मिनोअन सभ्यता की यहाँ पे नींव रखी जा रही होती है, हिंद यूरोपीय समुदाय जो थे वो यहाँ पे कब्जा कर रहे थे। यानी जो यूरोप का यूनान था, वहाँ पे जो हिंद यूरोपीय जो समुदाय थे वहाँ पे धीरे धीरे कब्जा जमा रहे थे। तो 2200 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में उसमें से जो कुछ कबीले थे वो यूनान में पूरी तरीके से प्रवेश कर चुके थे और वहीं वहाँ पे बस गए और उन कबीलों ने वहाँ पे माइसिनी सभ्यता नामक एक प्रमुख कांस्य युगीन सभ्यता को जन्म दिया। यानी कि जो यहाँ पे हिंद यूरोपीय समुदाय के जो लोग थे वो यूरोप के यूनान में चले गए, वहाँ पे उन्होंने माइसिनी सभ्यता की वहाँ पे नींव रखी और वहाँ की जो सभ्यता थी मिनोअन सभ्यता, उसके ऊपर आक्रमण किया और उसके ऊपर फिर अपना कब्जा कर लिया। माइसिनियों ने मिनोअन सभ्यता के केंद्रीकृत पुनरावृत्ति प्रणाली और लीनियर बी लिपि सहित ढेर सारे तत्व ग्रहण कर लिए। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये माइसिनियो होगा। माइसिनियो का विदेशी व्यापार भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा व्यापक था। माइसिनी सभ्यता मिनोअन सभ्यता से माइसिनी राज्यों पर शक्तिशाली योद्धा कुलीन वर्ग का राज था। इस सभ्यता को कभी कभी योद्धा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर उन सरदारों की जो उपाधि थी वो वानाकस या अनाकस होती थी। तो जो माइसिनी सत्ता के जो शासक थे वो क्लेवंद शहरी केंद्रों से अपना क्षेत्र जो था उस पर राज करते थे, लेकिन जो मिनोअन था उनका महल जो था वो क्लेबंद नहीं था। इन्होंने अपना क्लेबंद कर लिया था, लेकिन मिनोअन जो सभ्यता पहले वहाँ पे थी उन्होंने अपना शहर क्लेबंद नहीं किया था। माइसिनियों ने क्रीट का ज़्यादातर हिस्सा अपने अधीन कर लिया था और द्वीप पर अपने राज्य स्थापित कर दिए थे। नौसास उन राज्यों में से एक केंद्र था। माइसिनियों ने जैसे क्रीट के ज़्यादातर हिस्सों में कब्जा किया था, उसमें जो सबसे प्रमुख जो क्षेत्र था वो नौसास था। करीब 1200 ईसा पूर्व तक माइसिनी सभ्यता टिकी रही। हित्ती सभ्यता भी जो है वो 1200 ईसा पूर्व तक खत्म हो जाती है और 1200 ईसा पूर्व में पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कांस्य युगीन संस्कृतियों के एक साथ खात्मे के साथ ही कबीलाई या मतलब कि क्या होता है, 1200 ईसा पूर्व आते आते यहाँ पे सारी जो सभ्यताएं थी वो धीरे धीरे यहाँ पे उनका पतन हो गया। उस वक्त मिस्र और मेसोपोटामिया जो था वो भी वहाँ पे संकट से गुजर रहे थे, उनका भी वहाँ पे पतन करीब आते गया था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अंधकार युग के बारे में। प्राचीन यूनानी इतिहास में पारंपरिक काल निर्धारण में 1200 से लेकर 800 ईसा पूर्व की जो 4 सदियां हैं उसको अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस काल के लिए अंधकार युग का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि करीब 800 से 750 ईसा पूर्व में यूनान का अंधकार युग समाप्त हो गया और 2 महान यूनानी महाकाव्य इलियड और ओडिसी ये यहाँ पे रचे गए थे। इतना अंधकार पूर्ण नहीं था। 1200 से 800 ईसा पूर्व के काल को 2 खंडों में बांटा जा सकता है, 1200 से 1050 ईसा पूर्व और 1050 से 800 ईसा पूर्व। पहले कालखंड के दौरान में कबायली आक्रांताओं ने माइसिनी सत्ता केंद्रों को रौंद डाला, शहरों के निवास बिखर गए। तो जो पहला जो हमारा कालखंड है तो 1200 से 1050 ईसा पूर्व के बीच में जो कबायली आक्रांता होते थे, जो सरदार होते थे, उन्होंने क्या करा, माइसिनी सत्ता को रौंद डाला और शहरों के जो वहाँ पे निवास स्थल थे वो सारे तितर बितर हो गए, बिकॉज उन्होंने उनके ऊपर हमला किया था इसी वजह से। तो जो दूसरा कालखंड है 1050 से 800 ईसा पूर्व, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो 1050 ईसा पूर्व के बाद में पुनरुत्थान के कुछ संकेत दिखे, मतलब कि सब कुछ वापस ठीक होते हुए दिखा। यूनानी भाषी लोगों ने पूरे यूरोपीय यूनान पर कब्जा कर लिया और इजीनियन सागर का उपनिवेशीकरण कर दिया। इजीनियन द्वीपों और अनातोलिया के पश्चिम तट को यूनानी भाषाई क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको मैप की मदद से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये यहाँ पे है ग्रीस, ये है यहाँ पे इजीनियन तट और ये है अनातोलिया। तो इन्होंने क्या करा, इजीनियन के साथ साथ कुछ जो अनातोलिया का जो पश्चिम तट था ये वाला जो था, इस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। अंधकार युग में यूनानी राजनीतिक रूप से बड़ी संख्या उन राज्यों पर सीमित शक्ति वाले राजा या सरदार राज करते थे।
यानी जब अंधकार युग का दौर चल रहा था तो इसमें जो यूनान की राजनीतिक जो सत्ता थी वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी, यानी छोटे छोटे सरदारों के हाथ में थी। और जो उन राज्यों पर जो सीमित शक्ति वाले जो राजा थे वो सब यहाँ पे मिल करके राज करते थे। इलियड और ओडिसी के महान नायक वास्तव में छोटे मोटे रियासतों पर राज करने वाले योद्धा सरदार थे। अक्सर उन सरदारों को योद्धा कुलीन वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ राजनीतिक सत्ता बांटनी पड़ती थी। तो जो सरदार थे ये कुलीन वर्ग के जो छोटे छोटे अन्य सदस्य थे इनके साथ में भी अपना सत्ता को बांटते थे। ट्राय की खुदाई से यह तथ्य सामने आया कि अंधकार युग के उत्तरार्ध में ज़्यादातर यूनानी राजाओं ने अत्यल्प संसाधनों के सारे राज्य किया था। तो देखो ट्राय को मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो स्टार्टिंग के वीडियो में आपको देखने को मिला होगा, ट्राय जो था ये इजीनियन तट का जो क्षेत्र था उसको ट्राय कहा जाता था। अंधकार युग का जो समय चल रहा था तो उस टाइम पे क्या था, राजाओं के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं थे तो उन्हें कम संसाधनों के साथ में ही वहाँ पे राज करना पड़ा था। अंधकार युग के अंत में यूनान में लेखन की फिर शुरुआत हुई। जो लिपि इस्तेमाल कर लिपि थी, नई लिपि जो थी वो फिनिशियनियों से लाई गई थी। यह जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जो लिनियर बी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो जब यहाँ पे अंधकार युग का अंत होता है उसके बाद में जो यूनान जो होता है उसमें लेखन की जो शुरुआत होती है उसके लिए एक लिपि लाई जाती है। वो लिपि जो होती है वो माइसिनी लिपि से भिन्न होती है, अलग होती है, इसीलिए जो नई लिपि होती है वो फिनिशियनियों से ली गई थी। जो फिनिशियनी जो थे ये सामी लोग थे और ये कनानी समुदाय के थे। करीब 1000 ईसा पूर्व से उन्होंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हर जगह व्यापारिक बस्तियां स्थापित करी थी और ये आगे चल के जो फिनिशियनियाई जो लोग थे इन्होंने यहाँ पर राज भी करना शुरू कर दिया था। फिनिशियनों ने 9वीं सदी में उत्तर अफ्रीका में कार्थेज में बस्ती बसाई। कार्थेज जो था वो पश्चिमी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी था। तो जो फिनिशियन थे इन्होंने क्या करा, 9वीं सदी में उत्तर अफ्रीका में कार्थेज नामक बस्ती बसाई और ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। और जो कार्थेज जो था ये राजनीतिक शक्ति बना और ये पूरा इन्होंने क्या करा, यहाँ पे पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। फिर रोमनों ने क्या किया, यहाँ पे फिनिशियनों के कार्थेज साम्राज्य को यहाँ पे नष्ट करना चाहा, लेकिन इनको क्या हो गया, पूरी 1 सदी से भी ज़्यादा समय लग गया तब जा करके ये नष्ट कर पाए। साम्राज्य जो था वो कम से कम 200 ईसा पूर्व तक यहाँ पे टिका रहा था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लौ प्रौद्योगिकी के बारे में। उत्तर अंधकार युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जो हैं वो कांस्य युग से लौह युग में संक्रमण था। 1050 और 800 ईसा पूर्व के बीच यूनान और इजीनियन में लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो सबसे ज़्यादा देखो जो अंधकार युग का टाइम चल रहा था उसमें क्या था, सब कुछ वहाँ पे डूबा हुआ था एक तरह से, तभी उसका अंधकार युग नाम दिया गया है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हुई थी कि कांस्य युग से यहाँ पे लौह युग का यहाँ पे संक्रमण हो रहा था इसी समय पे। यह ठीक चिन्हित तो करना संभव नहीं है कि लौह प्रौद्योगिकी का आविष्कार जो है वो कहाँ पे हुआ और कब हुआ, लेकिन यह माना जाता है कि करीब 1200 ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य के पतन और अनातोलिया तथा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कबायली हलचल ने लौह प्रौद्योगिकी को नए इलाकों तक पहुंचा दिया। 2000 और 1500 ईसा पूर्व के बीच में इस धातु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो चुकी थी, लेकिन देखिए 2000 और 1500 ईसा पूर्व के बीच में 500 ईसा पूर्व का यहाँ पे समय है, लेकिन 1500 ईसा पूर्व के बाद भी यहाँ के जो लोहे की जो वस्तुएं थी वो दुर्लभ थी, आसानी से नहीं मिल पाती थी। इस सवाल पर इतिहासकारों में अब भी बहुत ज़्यादा विवाद है कि क्या तांबा और कांस्य प्रौद्योगिकी से लौह कर्म सीधे विकसित हो गया। तो जो इतिहासकार हैं वो अभी भी इस बात पे मतलब एक मत नहीं होते हैं कि तांबा और जो कांस्य था इसके बाद में सीधे जो लोहा है जो उसमें विकास हो गया। तो इस चीज़ पर अभी भी इतिहासकार जो है वो एक साथ सहमति नहीं देते हैं। तांबा और कांस्य प्रौद्योगिकी ने अग्निदहन प्रौद्योगिकी में विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने लौह प्रौद्योगिकी में संक्रमण में मदद की। तो देखो ये तो ज़रूर संभव है कि जब तांबा और कांस्य जो है जब वहाँ पे उनको पिघला करके उन्हें शेप दी जाने लगी थी तो उससे ही कहीं ना कहीं जा कर के विकसित होकर के जो लोहे की जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे आई थी, उससे ही संक्रमण हो करके जो लोहे की टेक्नोलॉजी है वो विकसित हुई थी। ये तो यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि लोहा जो है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता, उसे 1500 गर्म करना ही पड़ेगा, तभी जो है लोहा वो लोहे की फॉर्म में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। लोहा हमेशा अशुद्ध रूप में ही मिलता है, लोहे जो है वो अयस्क के रूप में मिलते हैं और ये अयस्क भी जो होते हैं वो अनेक रूप के होते हैं। हर एक अयस्क में जो है लोहे की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है, जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये जो है ये दोनों लोह अयस्क हैं और इन दोनों में जो लोहे की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। लोहे के निष्कर्षण के लिए अयस्क को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करना पड़ता है, तब जा करके वो मेल्ट होता है। लोहे का जो द्रव्यांक है वो 1540 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो तांबे के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी कि जो तांबा है वो तो 1100 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जो लोहा है
वो 1540 डिग्री का उसे तापमान चाहिए, तभी वो मेल्ट होगा। शुरू में ऐसी भट्टी का निर्माण करना संभव नहीं था जिससे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का तापक्रम उत्पन्न किया जा सके। तो इसी वजह से जो है, जो लोहा है उसका जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा समय के बाद में हुआ था। लोहे को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए 2 प्रक्रियाएं ज़रूरी हैं। यह कार्बन भट्टीकरण और सान चढ़ाना। ये 2 प्रक्रियाएं जब तक नहीं होंगी तब तक जो लोहा है वो अपनी सही तरीके से मतलब ना ही मजबूती पकड़ पाएगा, ना ही वो कड़क हो पाएगा। जब गर्म अवस्था में लोहे को कार्बन के संपर्क में लाया जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तनों से गुजरकर इस्पात बन जाता है, और इस्पात बनने के बाद में सान चढ़ाने की प्रक्रिया में कार्बन भरित लोहे को बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है, और ये 2 प्रक्रियाएं जो होती हैं लोहे को कड़ा और मजबूत बनाने में मदद करती हैं। लौह प्रौद्योगिकी में बड़ी मात्रा में ईंधन जुटाना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। 1 टन लोहे के कार्बन भर्तीकरण के लिए 8 टन लकड़ी की कोयले की जरूरत पड़ती है। अनातोलिया और सीरिया में लौह अयस्क उपलब्ध थे, और करीब 1200 ईसा पूर्व में उस क्षेत्र में लौह के कार्बन भर्तीकरण की खोज भी हो चुकी थी। 1000 ईसा पूर्व तक कार्बन भर्ती लोहे यूनान में व्यापक रूप से इस्तेमाल भी होने लग गए थे। तो हम लोग देखते हैं कि देखो हमें जो लोहे की जो टेक्नोलॉजी है वो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में आ चुकी है, लेकिन जो हम यहाँ पे व्यापक रूप में जो इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं 1000 ईसा पूर्व के बाद में जाकर के हो रहा है। इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड हैं, इन्होंने लोहे को एक लोकतांत्रिक धातु माना है। ऐसा इसलिए है कि तांबे के विपरीत लौह अयस्क जो है वो समूची दुनिया में यानी पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं लौह अयस्क, और लौह अयस्क के लिए किसी विस्तृत व्यापारिक संजाल पर भी नहीं निर्भर रहना पड़ता है, और यह तांबा और कांस्य के मुकाबले जो है वो सस्ता भी है। एक बार लोहा प्रौद्योगिकी आ जाने के बाद में लोहा तक सबसे ज़्यादा जो है लोगों की पहुंच हो जाती है। तो गॉर्डन चाइल्ड लोहे को एक लोकतांत्रिक धातु इसलिए मांगते हैं क्योंकि लोह अयस्क देखो पूरी दुनिया में मिल जाते हैं, और इसके लिए कहीं किसी और चीज़ पर निर्भर भी नहीं रहना है। तो जो लोहा है वो तांबे के मुकाबले कांसे के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है, और इसी वजह से क्या हुआ कि जो लोहा है वो पूरी दुनिया में फैल गया और हर जगह उसकी पहुंच हो गई और ज़्यादा डिमांड भी हो गई। मेसोपोटामिया में लौह युग जो है हुआ, और मिस्र में तो यह युग 1 सदी से ज़्यादा समय बाद में शुरू हुआ था। तो रीज़न देखो क्या था कि जो अनातोलिया का जो क्षेत्र था वहाँ पे तो जो कोयला था या फिर जो ईंधन थे या फिर जो भी अयस्क चाहिए थे वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, लेकिन जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र था, मिस्र का जो क्षेत्र था, वहाँ पे ये भी उपलब्ध ठीक से नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं 200-300 ईसा पूर्व के बाद में ये वहाँ पे भी प्रचलित हो गए और लोहे का वहाँ पे विकास हो गया, वहाँ पे भी ये लोग लोहे को यूज़ करने लगे थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स देने को ट्राई किया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर इसमें वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, और मैंने मेल ID भी नीचे प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप लोग मेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में।